अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक का ये लेक्चर नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर जो 1 था वो हमने कल पढ़ा था, उसमें न्यूमेरिकल्स हमने काफ़ी सारे किए थे। आज न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो टाइम बच जाएगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाएंगे और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। बारिश की वजह से आपको लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहे आप, इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको भेजा जा रहा है और आपने उसको इसी तरह से मैनेज करना है जैसे लाइव लेक्चर आप मैनेज करते हैं। और कल के लेक्चर से पहले पहले उसको व्यू कर लेना अच्छी तरह समझ के, और कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप पे कर लेना ताकि क्लियर हो जाए और कल का लेक्चर आप प्रॉपर्ली ले सकें। आप कल की सिचुएशन को देख के फैसला होगा कि कल के लेक्चर में रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा या लाइव लेक्चर पे जाएगा। अच्छा जी, तो ये न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है ये हमने कल होमवर्क दिया था आपको और बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर भी शेयर किया है, लेकिन बहरहाल इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। अच्छा भाई, ऑक्सीजन गैस, अब क्वेश्चन क्या बोले, ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये आपका T1 है। अच्छा जी, तो डेटा बनाते हैं। आपका T1 आ गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया केल्विन में। उसके बाद 880 टॉर यानी प्रेशर दिया हुआ है, तो ये आपका प्रेशर आ गया P2। दैट इज 880 टॉर। उसके बाद आपका टेम्परेचर दिया हुआ है T1, ये प्रेशर P1 है, बाय मिस्टेक मैंने इसको P2 लिख दिया। अच्छा, T1 टेम्परेचर है आपका, सॉरी, V1 आपका वॉल्यूम आ गया, दिस इज 0.062 मीटर क्यूब। उसके बाद आप फाइंड दी टेम्परेचर कहा जा रहा है, तो फाइंड दी टेम्परेचर का मतलब है T2 आपको निकालना है और वॉल्यूम दिया हुआ है V2 आपको। आई होप कि अब सबको यूनिट्स पहचानने आ गए होंगे। कोई अभी तक ऐसा है जिसको यूनिट पहचानने नहीं आ रहे तो काइंडली पढ़ाई बढ़ाए, क्वेश्चंस करें, ग्रुप पे क्लियर करें मामलात को। और आखिर में आपको P2 दिया हुआ है 155,400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि कल हमने बात क्लियर कर ली थी कि जो केस 2 हम कर रहे हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इसको करने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपके जो यूनिट्स हैं P1 और P2 के वो सेम हो और जो यूनिट्स आपके T1 और T2 के हैं वो सेम हो और जो यूनिट आपके V1 और V2 के हैं वो सेम हो। तो यहाँ पर V1 तो आपको पता है, V2 नहीं पता, सॉरी V1 पता है और V2 भी पता है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, उसको सेम बनाएंगे। कन्वर्जन आपको सिखाई भी है मैंने। टेम्परेचर T1 केल्विन में है तो T2 का जो आंसर आएगा वो केल्विन में होगा और सेंटीग्रेड आपको पता है अलाउ नहीं है। और प्रेशर P1 टॉर में और P2 पास्कल में, इन दोनों को भी सेम बनाना है आप। ठीक है भाई, ये आपका दो मसले दिख गए कि प्रेशर को सेम बनाना है और वॉल्यूम को सेम बनाना है। जो लोग रेगुलर हैं कन्वर्जन कंट्रोल में जिनके हैं उनके लिए आम सी बात है। टॉर्च से एटीएम में जाने के लिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप कॉपी के टॉप पे लिखा करें। टॉर्च से एटीएम में जाने के लिए मैं यही लिखता हूँ, फिर मिटा दूंगा। ठीक है भाई, टॉर्च से एटीएम में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं 760 से और इसी तरह एटीएम से टॉर में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 760 से। ठीक है भाई, ये भी मैं मिटा दूंगा, आप अपने पास लिख लें इसको कॉपी के टॉप पर। कोई भी एक काम आप करेंगे या तो टॉर से एटीएम में आ जाए या एटीएम से टॉर में आ जाए, जो एक काम आपको आसान लगे वो आप करें।
अच्छा, क्योंकि यहाँ पे P2 का यूनिट पास्कल है, तो पास्कल को डायरेक्ट टॉर में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो आसान तरीका ये है कि टॉर को भी एटीएम में ले आएं और पास्कल को भी एटीएम में ले आएं, दोनों को एटीएम में ले आएंगे तो जो सवाल है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हैं 101300। ठीक है, यूनिट्स जो है कन्वर्जन जो है याद करने की चीज़ होती है, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, फिर सुन लें आप, कि टॉर से हम एटीएम में आ रहे हैं क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से टॉर में या टॉर से पास्कल में कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही दूसरा नाम है, जो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होने का मतलब है कि आसान काम ये है कि दोनों को एटीएम में ले आओ, क्योंकि ये आपको आता है। टॉर से एटीएम में आने के लिए 760 से डिवाइड होगा, पास्कल से एटीएम में आने के लिए 101300 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ जो है वो दोनों यूनिट को एटीएम में ले आएंगे। जब दोनों यूनिट एटीएम में आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ सकता है। ये एक डिवाइड कर दिया आपने और ये दूसरा डिवाइड किया आपने। चले वैल्यूज देख लेते हैं क्या आ रही है। ये कन्वर्जन में भी मिटा दूंगा। तो 880 को जब डिवाइड करेंगे आप 760 से, कैलकुलेटर आपके पास होंगे, तो ये 1.15 आपका जवाब आएगा। अगर आप 2 डिजिट लेते हैं, 3 ले लेंगे तो 7 भी लगा सकते हैं आप, और यूनिट आ जाएगी 80। कन्वर्जन मैंने मिटा दी है क्योंकि आप अब तक लिख लिया होगा आपने। अच्छा, इसी तरह जब P2 को आप डिवाइड करेंगे तो भी देख लेते हैं क्या आएगा। 155,400 डिवाइड बाय 101,300, ये आ गया 1.53। ये भी एटीएम में आ गया। ठीक हो गया, सारी बात क्लियर हो गई है। सारे यूनिट्स आपने कंट्रोल में ले आए आप। एटीएम सेम आ गया है। अब आपको वॉल्यूम को भी सेम करना है, तो वॉल्यूम के लिए भी जल्दी जल्दी याद दिला दूं मैं। ये मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय करते हैं 1000, और वाइस वर्सा डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं 1000 से, जो आपको आसान लगे। कोई भी एक काम आप करेंगे जो मुझे आसान लगता है वो ये है कि मीटर क्यूब को आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। ये ज़रा आसान काम लगता है मुझे। अच्छा, मैं ये केल्विन छोड़ देता हूँ, आपने नहीं छोड़ना, आप स्टूडेंट है। ये नहीं कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप ऐड करके लिख नहीं रहे। ये 273 में 39 ऐड होकर लिखेंगे आप जो भी आंसर आएगा। तो ये आ गया 62 डीएम क्यूब। ठीक है, दोनों डीएम क्यूब में यूनिट हो गए। अब ये सवाल सॉल्व करने के काबिल है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने जो सॉल्व किया था पहले उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, टाइम बचेगा। अच्छा भाई, तो ये फॉर्मूला लगाया हमने। देखें, डेटा पीछे वाली स्लाइड से देखिए प्लेस करेंगे हम। वो पीछे वाली स्लाइड आपके पास कॉपी कर ली होगी आपने। P1 V1 अपन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 फॉर्मूला लगाया हमने। सारी वैल्यूज जरा प्लेस करवा दें मुझे आप। तो P1 की वैल्यू कितनी है? हाँ भाई, P1 की वैल्यू 1.15, 1.15। उसके बाद V1 की वैल्यू आपके पास कन्वर्ट करने के बाद कितनी थी? 62, ये मुझे याद है। और टेम्परेचर आपका कन्वर्ट करने के बाद 273 में 39 आप ऐड करेंगे तो 312।
और P2 आपके पास कन्वर्ट करने के बाद क्या आ रहा था ये मैं भूल गया हूँ, तो ये आ रहा था 1.53। अच्छा V2 आपको दिया हुआ है कितना, V2 आपको कितना दिया हुआ है, V2 आपको दिया हुआ है 45 और T2 आपको निकालना। अब आपको याद होगा कि मैंने ये सिखाया था आपको कि अननोन कभी अपॉन के नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अननोन T2 है जो अपॉन के नीचे है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपॉन के ऊपर लेके जाए। T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि ये अपॉन के ऊपर आ जाए, काम आसान हो जाएगा। तो 1.15 पहले से था, 62 भी पहले से था, और यहाँ पे इसके साथ आ गया T2 डिवाइड में 312, जैसे पड़ा हुआ था वैसे ही पड़ा हुआ है। राइट साइड पे अब बच गया 1.53 और 45। अगला मैंने आपको यह असूल बताया था कि जो आपको निकालना हो अननोन हो उसको सेपरेट करेंगे आप। तो सेपरेट करने के लिए क्या होगा, T2 यहीं पे रहेगा, 312 भी वहां जाएगा, 1.15 भी जाएगा, 62 भी जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T2 किसके बराबर आ गया, T2 बराबर आ गया 1.53 पहले से था और 45 पहले से था, और 312 वहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, सीधे हाथ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1.15 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इतनी आपको कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। और 62 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड। चले जी, अब इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, और सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप पहले ऊपर सॉल्व करके लिख लें, फिर डिवाइड में सॉल्व करके लिख लें, फिर एक यानी 1.53 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 312 को सॉल्व करके लिख लें, फिर 1.15 मल्टीप्लाई बाय 62 को सॉल्व करके लिख लें, फिर आखिर में एक दफ़ा डिवाइड कर लें। इससे गलती का चांस ना होने के बराबर रह जाएगा। मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ। चले, तो आंसर आ गया मेरा 301.27, जो कि बहुत से लोगों ने कल कंफर्म भी किया था ग्रुप पर। बहुत से लोगों ने कंफर्म नहीं किया होगा पर सही किया होगा उन्होंने। चलेगी, तो ये नोमैकल मैंने कंप्लीट करा दिया जो कल मैंने आपको दिया था। वीडियो को पॉज करके इसको आप दोबारा देख सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये एक फ़ायदा ज़रूर है कि वीडियो को पॉज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नोमैकल में अब आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। आप भी मेरे साथ लिखें। ठीक है भाई, अब आपका क्वेश्चन आ गया। गैस इज प्रेजेंट एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड and 645 torr, occupy 0.022 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ठीक है भाई, अब इसका सॉल्यूशन तो आप खुद करेंगे और मुझे ग्रुप पे कंफर्म करेंगे क्या आंसर आ रहा है। अलबत्ता इसका मैं डेटा बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। डेटा बनाते हैं मिलके, और डेटा बनाने के बाद इसका जो
सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो आप खुद करोगे। चलिए भाई डेटा बना लेते हैं। अच्छा, अब गैस इज प्रेजेंट 31 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, जाहिर सी बात है ये T1 होगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपका प्रेशर दिया हुआ है, यकीनन वो P1 होगा, दैट इज 645 टॉर्क। ठीक है भाई, तो ये P1 हो गया आपका, तो T1 हो गया, P1 हो गया। उसके बाद आपको V1 दिया हुआ, V1 की वैल्यू है 0.022 मीटर क्यूब, ये भी बात हो गई। फिर वो कह रहा है फाइंड दी वॉल्यूम, यानी V2 निकालना है। सबको ये बात क्लियर है सवाल बड़ा हलवा, बस ये STP का वर्ड आया था। अब देखो वो कह रहा है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, इससे मतलब है आपको गैस का वॉल्यूम निकालना है STP पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो आई होप कि आप भूले नहीं होंगे, सबको पता होगा। पीछे देखने अगर आप बोलेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप पीछे देखें, चेक करें कि आपके जहन में क्या आ रहा है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए जो T2 हो गया वो कितना होता था भाई, 273 केल्विन, याद होगा आपको। और P2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी थी, STP पे क्या थी, 180 m। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमने मोलर वॉल्यूम में पढ़ा था, और वहाँ हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर 180 m होगा। अब क्योंकि आपका P1 टॉर में है, लिहाजा आप ATM के बजाय अगर टॉर में लिख दें तो आपको पता है कि वेट 180 m बराबर होता है 760 टॉर के, ये भी पढ़ाया हुआ मैंने आपको। तो इसीलिए मैंने हाथ के हाथ ये भी लिख दिया ताकि यूनिट सेम हो जाए। जो लोग 180 m को 180 m रहने देंगे और टॉर को ATM में ले आएंगे डिवाइड बाय 760 करके, उनका आंसर भी ठीक आएगा, उनको भी कोई परेशानी नहीं। और अगर दोनों को आपने टॉर में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब जबकि ये दोनों टॉर में कन्वर्ट हो चुके हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और आप यहाँ से V2 निकाल के मुझे ग्रुप पे कंफर्म करेंगे कि आपका आंसर क्या है। दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 3। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया। तो ये आपने खुद सॉल्व करके मुझे आंसर कंफर्म करना है, सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है। ये सिवाय इसमें STP की और कोई खास बात नहीं थी। STP इसमें एक ऐसी चीज थी जो आपको प्लेस करनी थी, और वो मैंने सिखा दिया आपको प्लेस करना। अब ये आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हमने जनरल गैस इक्वेशन को तफसील से देख लिया। इसमें हमने PV कर लो NRT के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2, यही 2 पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने प्रैक्टिस में रखना है इसको, और कोई भी इशू होता है तो क्लियर करना। चलिए अब हम लॉ नंबर 4 पे आ गए। हमने 3 लॉस कंप्लीट कर लिए, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन भी हमने कंप्लीट कर लिए। चैप्टर अपना आधा पोर्शन कवर कर चुका है। अब हमारे पास लॉ नंबर 4 है, दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, लिखने का पैटर्न आपको पता है, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, और ये सब वो सब आपको पता ही है। बस ये है कि आपको पैटर्न पता है, चीज़ें जहन में लानी है। अच्छा, क्योंकि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये डिफ्यूजन को रिलेट कर रहा है, तो डिफ्यूजन को रिलेट करने का मतलब ये है कि जिसको डिफ्यूजन नहीं आती उसको तो टॉपिक समझ में जाहिर सी बातें नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आप पिछले लेक्चर्स खोलेंगे, और पिछले लेक्चर्स खोल के
डिफ्यूजन वाले लेक्चर पे जाएंगे और वहाँ से रिवाइज करेंगे पहले, और फिर आपको समझ में आएगा। ऑल्दो कि मैं रिवीजन दे रहा हूँ आपको छोटा सा, और जाहिर सी बात है ये जो रिवीजन है ये उसका नेमुल बदल तो नहीं हो सकता जो हमने पूरा तफसील से पढ़ा था। तो बेसिकली डिफ्यूजन में हमने ये पढ़ा था कि गैस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करते हुए वो अपना वॉल्यूम बढ़ाती है, और ऐसा करते हुए उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? दोबारा से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला कि ये बिल्कुल नया सा लॉ है, इसका स्टाइल डिफरेंट है, बाकी लॉ से हटकर है, तो इसीलिए आपको जरा सुनना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या बोलता है कि गैस में ये एबिलिटी है कि गैस एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और ऐसा करके वो अपना क्या बढ़ा लेती है, वॉल्यूम बढ़ा लेती है, और ऐसा करने के लिए उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। तो ये जो एबिलिटी है गैस में अपना वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है, गैस में जो एबिलिटी है कि वो अपना क्या बढ़ा लेती है, वॉल्यूम बढ़ा लेती है, किसी हेल्प के बगैर एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रेवल करती है, मोशन करती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ग्राम का क्या मानना है, अगर आप तवज्जो दें मेरी बात पे, तो ग्राम का मानना ये है कि डिफ्यूजन जो है वो टॉपिक नहीं है उसका। डिफ्यूजन के आगे से बात कर रहा है ग्राम, ये बोल रहा है कि भाई डिफ्यूजन एक ऐसा ही फैक्ट है जैसे इंसानों के बारे में ये एक फैक्ट है कि इंसान दौड़ सकता है। अब अगर आपको कोई ये बात बताए कि भाई दो या तीन या चार लोग दौड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे तो आम सी बात है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को एबिलिटी दी है दौड़ने की, उसी तरह गैसेस को एबिलिटी दी है डिफ्यूजन की, वो भी चलती है, उनका अपना स्टाइल है। तो जिस तरह इंसानों का दौड़ना एक नेचुरल फैक्ट है, इसी तरह गैस का डिफ्यूज करना भी नेचुरल फैक्ट। ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई। अब अगला जुमला सुनने वाला है। अब अगला जुमला यह है कि जिस तरह इंसान दौड़ तो सकते हैं, पर सबके दौड़ने की स्पीड बराबर नहीं। ठीक है भाई, हर इंसान दौड़ सकता है, ये तो फैक्ट है, पर हर इंसान के दौड़ने की जो स्पीड है वो बराबर नहीं। मानते हैं आप ये बात? तो जिस तरह ये फैक्ट है कि दुनिया का हर इंसान दौड़ सकता है, पर उनके दौड़ने की स्पीड बराबर नहीं है, कोई तेज दौड़ता है, कोई स्लो दौड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह ग्राम का मानना यह है कि दुनिया की, गौर से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, कि हर गैस डिफ्यूज कर सकती है, पर उसकी डिफ्यूज करने की जो स्पीड है वो सेम नहीं। ठीक है भाई, जिस तरह दुनिया का हर इंसान दौड़ सकता है पर उसके दौड़ने की स्पीड बराबर नहीं है, इसी तरह दुनिया की हर गैस डिफ्यूज करती है, फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, पर उसकी स्पीड बराबर नहीं है। और स्पीड के लिए यहाँ पे जो इंग्लिश का वर्ड है, आप घबराइएगा नहीं, तर्जुमा दोनों का सेम है, वो रेट है, ना कि आप परेशान हो जाए। जब मैं तफसील से पढ़ाऊंगा तो रेट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो परेशान नहीं होना, स्पीड को बोलते हैं। तो दुनिया की हर गैस डिफ्यूज करती है, ये फैक्ट है, लेकिन उसका जो स्पीड है, जो उसकी रेट है, वो बराबर नहीं। किसी का रेट ज्यादा होगा और किसी का लेसर होगा। कोई ज्यादा तेज डिफ्यूज करेगी और कोई कम डिफ्यूज करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक है, अब मैं आपको टॉपिक पे ले आया हूँ। हमारा टॉपिक ये है कि हमें ये जज करना है कि दुनिया की हर गैस डिफ्यूज तो करती है, पर उसकी डिफ्यूज करने की स्पीड बराबर क्यों नहीं? क्या वजह है, क्या डिफरेंस है उनमें? कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। जैसे इंसानों के दौड़ने की स्पीड डिफरेंट होने की कोई आपसे रीजन पूछे तो आप मल्टीपल रीजन देंगे। आप इंसानों को पहचानते हैं अच्छी तरह, तो आप फौरन बताएंगे कि भाई रीजन हो सकते हैं कि उनका स्टेमिना का फर्क होगा, उनकी एज का फर्क होगा, उनके वेट का फर्क होगा, कंडीशंस का फर्क होगा। मिसाल के तौर पे कोई शूज पहन रहा है अच्छे बुरे, उसका फर्क हो सकता है, स्टेमिना का फर्क हो सकता है, इंटरेस्ट का फर्क हो सकता है, किसी का दौड़ने में इंटरेस्ट है, किसी का दौड़ने में इंटरेस्ट नहीं। दीज आर दी फैक्टर। आप जवाब देंगे भाई ये वजह। बिल्कुल इसी तरह ग्राम ये जज करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि भाई गैसेस में डिफ्यूजन तो है, पर उनकी जो स्पीड बराबर नहीं है, उसकी वजह क्या है? तो क्योंकि वो साइंटिस्ट मेहनत कर चुका है, तो हम मेहनत क्यों करें? तो उसने हमें बता दिया वजह, और डिटेल में हमने पढ़नी। उसने कहा जो वजह है वो है
गैसेस के मॉलिक्यूलर मास। ये, और इसको डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर ये बोल ले तो मैं आपको न्यूमेरिकल याद दिला देता हूँ जिसमें हमने ये पढ़ा था कल, डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल आपने कल किया था ना, ये रहा। इसमें देख लें आप, इस वाले फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आपको, इस वाले फॉर्मूले में आपको साफ दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर मास का और डेंसिटी का कैसा रिलेशन है डायरेक्ट। तो इसका मतलब इसको एक ही मानों में लेंगे, आप मॉलिक्यूलर मास बोले या डेंसिटी बोले एक ही बात है। तो ग्राम का मानना क्या है कि दुनिया की हर गैस डिफ्यूज कर सकती है पर कि उसकी स्पीड बराबर नहीं है, और वजह जो है वो या क्या है, या तो मॉलिक्यूलर मास है या डेंसिटी है, या का मतलब है कोई भी चीज पढ़ सकते हैं आप। यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि बाकी तमाम फैक्टर सेम करने के बावजूद स्पीड बराबर नहीं, ये बात ध्यान में रखना है आप। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान में रहे यहाँ पर कि डेंसिटी की स्पीड कम या ज्यादा जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक पे मैं आपको ले आया हूं कि आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है किससे, स्पीड से। स्पीड बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास से, स्पीड और रेट तो एक ही वर्ड है। दुनिया की तमाम गैसेस डिफ्यूज कर सकती हैं पर उनकी स्पीड बराबर नहीं है, कोई तेज डिफ्यूज करते हैं कोई स्लो, और वजह उसकी यह है कि उनके क्या डिफरेंट है मॉलिक्यूलर मासेस। और ये बात जहन में रहे कि बाकी भले आप बाकी तमाम कंडीशन सेम बना दें, भले आप बाकी तमाम कंडीशन सेम बना दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन बराबर नहीं। तो मैं इंट्रोडक्शन एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका बड़ा अहमियत वाला है, एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूँ मैं कि पहले मैंने ये बताया कि दुनिया की हर गैस डिफ्यूज कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, अपना वॉल्यूम बढ़ा सकती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंसान दौड़ सकता है। और फिर हमने ये बोला कि दुनिया की हर गैस डिफ्यूज तो कर सकती है